नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। जब किसी भी लोकतंत्र में जरूरत से ज्यादा अधिकार मिलने लगते हैं तो फिर उनका दुरुपयोग शुरू हो जाता है और आज लोकतांत्रिक अधिकारों का सबसे बड़ा दुरुपयोग दिल्ली में चल रहे ग्लोबल एआई सम्मेलन में हुआ। जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समिट में अपनी कमीजें उतारकर प्रधानमंत्री मोदी और एआई समिट के खिलाफ भद्दा और अश्लील विरोध प्रदर्शन करने लगे। जिस वैश्विक सम्मेलन में 100 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के सीईओज यहां पर हैं, वहां कांग्रेस पार्टी ने भारत के 146 करोड़ लोगों की इज्जत उछालने की पूरी कोशिश की, जो पूरे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। कल तक देश के लोग गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भारत की बदनामी कराने का दोष दे रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भी मीलों पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी का आरोप है कि इस प्रदर्शन की पूरी प्लानिंग राहुल गांधी के घर पर हुई थी और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते करते अब भारत से ही नफरत करने लगे हैं। इसके बाद हम आपको उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के परमाणु शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर दिखाएंगे। प्योंगयांग में 9वें पार्टी कांग्रेस की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि यहीं पर किम जोंग उन अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। किम जोंग उन ने 50 बड़े बड़े सैनिक ट्रक दिखाए, जिसमें से हर ट्रक पर 5 न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात थीं। ये मिसाइल्स परमाणु हमला कर सकती हैं और किम जोंग उन खुद एक ऐसे ही ट्रक में बैठकर वहां पर आए। और आखिर में T20 वर्ल्ड कप में बड़े उलटफेर का विश्लेषण करेंगे। लीग मैचों में जिन टीमों को कमजोर समझा गया, जो नई नई टीमें थी छोटे छोटे देशों की, उन्होंने दिग्गज टीमों को परेशान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम जिम्बाब्वे से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इंग्लैंड की टीम नेपाल से हारते हारते बची और अफगानिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 2 सुपर ओवर खेलने पड़े। लेकिन आज सबसे पहले हम आपका ध्यान एक बहुत ही गंभीर समस्या पर आज दिलाना चाहते हैं। आज एक बहुत ही चिंताजनक घटना देश की राजधानी दिल्ली में हुई है। फ्रांस के एक बड़े मशहूर फिलोसोफर रहे हैं जिनका नाम है वोल्टेयर। उनका एक मशहूर कोट है, पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं। आई वुड रादर बी रूल्ड बाय 1 लायन देन बाय 100 रैट्स। मतलब, मैं एक शेर के शासन में रहना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय 100 चूहों के शासन में। उन्होंने 18वीं सदी में इस कोट को लिखा था, जब यूरोप के सभी देशों में लोकतंत्र के लिए आंदोलन चल रहे थे और लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। और ये जो उन्होंने लिखा है, इसके जरिए वोल्टेयर लोकतंत्र से होने वाले नुकसान की तरफ दुनिया का ध्यान खींचना चाहते थे। उस समय उन्हें डर था कि लोकतंत्र में कई लोग अपने निजी स्वार्थ और अज्ञानता की वजह से सही फैसले नहीं लेंगे, और हमने उसकी एक झलक आज भारत की राजधानी दिल्ली के एआई इम्पैक्ट समिट में देखी। लोकतंत्र में आपको बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, लेकिन लोकतंत्र में उसके साथ साथ आपको जिम्मेदारियां भी मिलती हैं, आपको अपने कर्तव्य भी निभाने होते हैं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ अधिकार नहीं है, कर्तव्य भी है। हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन लोकतंत्र में अधिकारों का प्रयोग जिम्मेदारी के साथ ना किया जाए तो इससे देश और समाज का नुकसान भी होता है। इसलिए आज हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आज लोकतंत्र का दुरुपयोग हुआ है। आज लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, विरोध प्रदर्शन करने की आज़ादी होती है, अपनी बात कहने की आज़ादी होती है, अपना विचारधारा रखने की आज़ादी होती है, आज उस सब का सबसे बड़ा दुरुपयोग हुआ है। आज दिल्ली के ग्लोबल एआई समिट में जो कुछ हुआ, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे देश की राजनीति एक दिन इतनी गिर जाएगी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समिट में घुस गए और अपनी कमीजें उतारकर प्रधानमंत्री मोदी और इस समिट के खिलाफ बहुत ही भद्दा और अश्लील विरोध प्रदर्शन करने लगे। आज एआई समिट के 5वें दिन दोपहर लगभग 12:30 बजे यूथ कांग्रेस के 11 कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और पूरी दुनिया के सामने अपने ही देश भारत का अपमान करने लगे। कल तक
हमारे देश के लोग गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भारत की बदनामी कराने का दोष दे रहे थे, लेकिन आज यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने गलगोटिया वालों को मीलों पीछे छोड़ दिया। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए कि इस एआई इम्पैक्ट समिट में आज ये जब कार्यकर्ता पहुंचे तो उन्होंने कितना उत्पात मचाया और हर घड़ी हर मिनट भारत का कितना बड़ा अपमान इन्होंने किया। अब आपको ये बताते हैं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता इस एआई समिट में दाखिल कैसे हुए। उन्होंने इस समिट में प्रवेश करने के लिए आम लोगों की तरह सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाया जिससे इनकी एंट्री हो सके। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाले क्यूआर कोड के जरिए उन्होंने इस समिट में एंट्री ले ली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐसी टी शर्ट्स पहनी हुई थी जिन पर आपत्तिजनक नारे लिखे थे। इस टी शर्ट के ऊपर से उन्होंने स्वेटर या जैकेट पहने हुए थे और वो इसलिए उन्होंने किया ताकि अंदर पहुंचते समय किसी की नज़र ना पड़े कि उन्होंने किस प्रकार के कि ये टी शर्ट पहनी हुई हैं। इन्हें स्वेटर और जैकेट ऊपर से पहनकर इन्हें ढक लिया और अंदर पहुंचते ही उन्होंने अपनी ये टी शर्ट्स उतार दी, इन्हें पोस्टर की तरह इस्तेमाल किया और फिर एक अश्लील विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया। जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उस समय पेविलियन में ही मौजूद जो बाकी के लोग थे जो वाकई में इस एआई समिट में हिस्सा लेने के लिए आए थे, ऐसे लोगों ने इन कार्यकर्ताओं का जमकर विरोध किया, इस पर आपत्ति जताई और फिर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। ये ऐसे प्रोटेस्ट करना या नारेबाजी करना और ये प्लेटफॉर्म पे ये शोभा भी नहीं देता और ये उसलिए है भी नहीं है। सो मुझे लग रहा है कि आपने इस प्लेटफॉर्म की गरिमा को समझना चाहिए, ना कि प्रोटेस्ट करना चाहिए। जो प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे आके डिस्ट्रैक्शन करना, डिसरप्शन करना एंड ये एक पोजीशनिंग करना जिससे कि आप पॉलिटिक्स मिक्स कर रहे हो जो एक बड़े प्रोग्राम है एंड आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर आपके पास दूसरी राय है तो आप रखिए, अपना पक्ष रखिए, पर खाली हम इस बात के लिए विरोध करें कि कोई भी काम हो उसका विरोध करें, उसके लिए हम ये भूल जाते हैं कि हम विरोध किसका कर रहे हैं। हम सरकार का कर रहे हैं, देश का कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पे हम लोगों का इंडिया का समिट हो रहा है जो भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, तो इसमें पॉलिटिक्स को जोड़ करके घुसाना आई डोंट थिंक। विरोध प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता नहीं हैं। इनमें से कई अलग अलग राज्यों में यूथ कांग्रेस के प्रभारी हैं और कई पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। ये कोई जूनियर कार्यकर्ता नहीं है जो यहां खुलेआम इस एआई समिट में इस प्रकार से काफी देर तक ऐसा विरोध प्रदर्शन करते रहे। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी के लोगों को पकड़ने के लिए इस समय छापेमारी चल रही है। 15 से ज्यादा वीडियो क्लिप्स के आधार पर प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है और पुलिस इस मामले में किसी बड़ी साजिश की जांच भी कर रही है। पुलिस को यह भी शक है कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो। कुछ यूथ कांग्रेस के लोगों ने आज भारत मंडपम में एक सुनियोजित तरीके से आके प्रोटेस्ट किया है। इन्होंने क्यूआर कोड के माध्यम से एंट्री की और एक ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के साथ की टी शर्ट पहन के आए थे, जिस टी शर्ट को ऊपर से शर्ट और स्वेटर के द्वारा कवर किया हुआ था। जब भारत मंडपम के हॉल नंबर 5 की लॉबी एरिया में पहुंचे तो इन्होंने शर्ट और स्वेटर को उतारा और टी शर्ट को उतार के उसको लहराने लगे और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट्स के साथ में और ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स के साथ में इन्होंने बोलना चालू किया और इसमें इन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसमें से पब्लिक की मदद से 4 लोगों को पकड़ पाए और इनके ऊपर सख्त लीगल एक्शन लिया जा रहा है। इस घटना से ठीक 24 घंटे पहले दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष
और दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के सीईओज इसी स्थान पर खड़े होकर भारत की तारीफ कर रहे थे, भारत की प्रशंसा कर रहे थे, भारत के साथ काम करने की कस्में खा रहे थे। और आज इसी जगह पर, इसी वेन्यू पर, इसी भारत में रहने वाले लोगों ने दुनिया के सामने भारत को शर्मसार कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि इस दौरान किसी भी देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष या किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेक कंपनी के जो सीईओज थे वो वहां पर नहीं थे। कल्पना कीजिए अगर ऐसा होता तो भारत किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहता। कल तक जो लोग भारत का अपमान करने के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी को दोष दे रहे थे, क्या आज वही लोग उन्हीं कड़े शब्दों में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना करेंगे? आज हमारा सवाल यह है, क्या इन लोगों ने पूरी दुनिया में भारत की बदनामी नहीं कराई? इन्होंने तो गलगोटिया वालों को बहुत पीछे छोड़ दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन कार्यकर्ताओं के इस देश विरोधी रवैये के बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेता इनका समर्थन कर रहे हैं, इनकी कोई आलोचना नहीं कर रहे, लगातार इनके पक्ष में बयान दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इनकी इस हरकत को जायज ठहरा रहे हैं और इन लोगों को कह रहे हैं कि ये तो भारत के युवा हैं, ये यूथ हैं, इन्हें जेन जी कहकर बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जेन जी का गुस्सा है। आप भी सुनिए। ये प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है, प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। प्रोटेस्ट और कहां होगा? संसद में हम बोले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 25 सांसदों को आप बाहर कर देते हैं। हम सड़क पर आए तो हम राष्ट्र विरोधी हैं। हम कहां बोले? बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस हरकत के विरोध में आज राहुल गांधी के घर के बाहर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया है और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इस एआई समिट में विरोध प्रदर्शन की जो योजना है ये और कहीं नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी के घर पर बनाई गई थी और अब कांग्रेस पार्टी एक भारत विरोधी पार्टी बन चुकी है। ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। जब भी भारत का सम्मान होता है और भारत ऊपर बढ़ता है, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार को मिर्ची लगती है और वो इस तरीके से भारत का अपमान करने के लिए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये कृत्य करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और गांधी वाड्रा परिवार को देश के युवा और देश से माफी मांगनी चाहिए। ये कांग्रेस का एंटी इंडिया मुख है। ये दर्शाता है कि अब कांग्रेस एक प्रकार से भारत विरोधी ताकत के रूप में अपने आप को पेश कर रही है। आज की यह घटना बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन नहीं है बल्कि उस खतरनाक राजनीति का प्रतीक है जहां पर विपक्षी नेता सरकार की सफलता को देखकर इतने कुंठित और क्रोधित हो जाते हैं कि वो सरकार का विरोध करते करते अपने ही देश का विरोध करने लगते हैं। वो देश की जीत को सरकार की जीत समझने लगते हैं, देश की हार को सरकार की हार समझते हैं और फिर ये कामना करने लगते हैं कि ये देश हार जाए। इसलिए हार जाए क्योंकि वो सरकार पर हमला कर सके, क्योंकि वो प्रधानमंत्री पर हमला करना चाहते हैं। इसलिए ये कामना करने लगते हैं कि ये देश जो भी काम करे, जिस भी युद्ध में लड़ने जाए तो युद्ध हार जाए। अगर यहाँ पर कोविड जैसी महामारी हो तो कोविड जैसी महामारी से हम हार जाएं। अगर यहाँ पर एआई समिट हो रहा है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, भारत में पैसा लगा रहे हैं, तो ये किसी तरीके से रुक जाए। ये राजनीति अब आ गई है। कांग्रेस अब बीजेपी का विरोध करते करते भारत का ही विरोध करने लगी है और अब राहुल गांधी जैसे नेता प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने के लिए किसी भी कीमत पर कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद होगा हाल ही में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया था। क्यों कही थी उन्होंने ये बात? इसीलिए कही थी क्योंकि उनकी जो सोच है वो देश विरोधी सोच हो चुकी है। वो एक बार भी ये नहीं सोचते कि वो जो फैसले ले रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से जो काम करवा रहे हैं, अपने सांसदों को जो आदेश वो दे रहे हैं, उससे भारत का कितना नुकसान होगा।
भारत अगर दुश्मन देश से लड़ेगा तो विपक्ष भारत का नहीं दुश्मन देश का साथ देगा। देश जब कोविड से लड़ेगा तो ऐसी विपदा में भी विपक्ष भारत का साथ नहीं देगा। भारत आतंकवाद से लड़ेगा तो विपक्ष तब आतंकवादियों का साथ देगा, भारत का साथ नहीं देगा। राहुल गांधी को आज हम ये कहना चाहेंगे कि वो भारत को कमजोर करने की बजाय या भारत को बदनाम करने के बजाय लोकतांत्रिक तरीके से और साफ सुथरे तरीके से चुनाव जीतने पर ध्यान लगाएं। अगर उन्हें चुनाव जीतना ही है, अगर वो चाहते हैं कि वो चुनाव जीतें, वो एक दिन सत्ता में आ जाएं, तो इसके लिए उन्हें लोकतांत्रिक तरीके अपनाने पड़ेंगे। और ये जो तरीके वो अपना रहे हैं, जो कुछ आज हुआ है, ये लोकतांत्रिक तरीके नहीं हैं। बड़ी बात यह है कि उस समय वहां पर जो लोग मौजूद थे, उनमें से भी बड़ी संख्या में लोगों ने खुद ही इन लोगों को पकड़ लिया और इन्हें बुरा भला कहा, इन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। यह भी एक बड़ी बात है। लेकिन इस समय आप ये भी देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ इनके वीडियो बना रहे हैं। आप ये भी देखिए, ये इस देश के चरित्र को भी दिखाता है। लेकिन आज जो सबसे चिंताजनक बात है वो ये है कि आज लोकतंत्र का दुरुपयोग हुआ है। अक्सर हम अपने देश में लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं। विपक्षी नेताओं की तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया है, संविधान खतरे में आ गया है और अभिव्यक्ति की आज़ादी तो अब रही ही नहीं। और आज इन तीनों पॉइंट्स को आप इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर आपको साथ में ये तस्वीरें दिखाता हूं, अब एक एक करके देखिए। आपने इससे पहले दुनिया के किस देश में ऐसा लोकतंत्र देखा है जहां पर कोई ग्लोबल एआई समिट चल रहा हो और वहां कुछ गुंडे नुमा कार्यकर्ता वहां पहुंच जाएं और अपने ही देश और अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार नारेबाजी करने लगे? ऐसा दुनिया में आपने कौन सा लोकतंत्र देखा है भारत के अलावा? ये और किसी देश में संभव ही नहीं था। ये अमेरिका में संभव नहीं है, ये यूरोप में संभव नहीं है, चीन में तो असंभव है ही, और भी किसी देश में ये संभव नहीं है। सिर्फ हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर इतनी ज्यादा आजादी मिली हुई है कि लोग यहां तक, इस कदर तक पहुंच जाते हैं। दूसरी बात आती है कि हमारे देश में संविधान खतरे में है। अब ये काम करके क्या आज हमारा संविधान खतरे में नहीं है? और तीसरी बात यह आती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कम हो रही है, मीडिया की आज़ादी कम हो रही है। आज आप देखिए, इससे ज़्यादा अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको इस देश में और कहाँ मिलेगी? आपने इससे बड़ी अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग कभी अपने जीवन में देखा है? और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग है, लोकतंत्र का दुरुपयोग है। लोकतंत्र लोगों को जो आज़ादी देता है, विरोध करने की आज़ादी, अपनी राय प्रकट करने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, उन सारी आज़ादियों का ये सबसे बड़ा दुरुपयोग है। और इसीलिए शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि दुनिया भर में जब लोकतंत्र की बहाली की मांग चल रही थी, और उस समय भी जो कुछ लोग थे जो लिख रहे थे कि एक शेर के शासन में रहना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि 100 चूहों के शासन में रहा जाए। और 100 चूहों का शासन तब आता है जब भारत जैसे देश में गठबंधन की सरकारें कई बार बन जाती हैं, जब गैर जिम्मेदार पार्टियों की सरकारें वहाँ पर बन जाती हैं, और उसके बाद लोग लोकतंत्र का दुरुपयोग करने लगते हैं, जैसा कि आज हुआ है। अब बड़ी बात यह है, ये सरकार को सोचना होगा, इस देश के लोगों को सोचना होगा कि हम कब तक लोकतंत्र का ऐसे ही दुरुपयोग सहते रहेंगे। इस देश की सारी जनता ये नहीं सोचती जैसे ये 11-12 लोग सोच रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में जब ये तस्वीरें कल फ्लैश होंगी, दुनिया भर के ग्लोबल मीडिया में जब ये तस्वीरें दिखाई जाएंगी, दुनिया भर के ऐसे मीडिया हाउसेज में
जो कि भारत का मजाक उड़ता देखकर खुश होते हैं, जब पश्चिमी मीडिया इन तस्वीरों को छापेगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो क्या लिखेगा भारत के बारे में। तब वो क्या राय बनाएंगे भारत के लोकतंत्र के बारे में, तब वो क्या राय बनाएंगे भारत के युवा के बारे में, भारत के जेन जी के बारे में, वो क्या कहेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। और इन लोगों ने जो आज किया है, उसके बाद जब भी कभी कोई वैश्विक, चाहे आप उसको मीटिंग कह लीजिए, कोई समिट कह लीजिए, या कोई और आयोजन की आप कह लीजिए, अब विदेशों से आने वाले लोग इन तस्वीरों को देखने के बाद 1000 बार सोचेंगे कि भारत जाएं या ना जाएं। और ये सब कुछ एक पार्टी ने कर दिखाया। और आप जैसे कल गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे हमारे देश में लोग, असल में कांग्रेस पार्टी हमारे देश की राजनीति की गलगोटिया यूनिवर्सिटी है। ये राजनीति के गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले हैं जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो काम गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया, वो आज राजनीति की गलगोटिया यूनिवर्सिटी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज कर दिखाया। और ये प्रदर्शन देखने के बाद, भारत का ऐसा अपमान देखने के बाद, आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भूल जाएंगे। इनके सामने गलगोटिया यूनिवर्सिटी तो बच्चे आपको नजर आएंगे। अब हम आपको भारत और अमेरिका की एआई क्रांति के बारे में बताएंगे। ये आज की बहुत बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले आज अमेरिका से सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस समय थोड़ी देर पहले आई है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस कानून का इस्तेमाल किया वो उन्हें दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। अमेरिकी संविधान के मुताबिक टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है ही नहीं, बल्कि यह अधिकार वहां की यूएस कांग्रेस के पास है। राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए 49 वर्ष पुराने वर्ष 1977 के एक पुराने कानून का इस्तेमाल किया और इस कानून का नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। इस कानून का मकसद यह था कि अगर अमेरिका पर कोई गंभीर खतरा जैसे युद्ध की स्थिति, विदेशी दुश्मन से कोई बड़ा आर्थिक खतरा या फिर कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट अगर आ जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति को कुछ खास प्रकार के अधिकार और कुछ खास शक्तियां दी जा सकती हैं कुछ बड़े फैसले लेने के लिए। इनके तहत अमेरिका का राष्ट्रपति विदेशी लेन देन पर रोक लगा सकता है, उन्हें नियंत्रित कर सकता है या कुछ आर्थिक फैसले तुरंत लागू कर सकता है जो उस समय देश के लिए बहुत आवश्यक हैं। लेकिन ये आप ये समझ लीजिए कि जब देश संकट में होता है, इमरजेंसी में होता है, तब राष्ट्रपति को ये अधिकार दिए जाते हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले साल भारत सहित दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों पर टैरिफ लगाने के लिए इसी कानून का सहारा लिया। लेकिन अब वहां की सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जिस कानून की मदद से राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाया हुआ है, वो शक्ति, वो ताकत उनके पास थी ही नहीं, वो अधिकार फैसला लेने का उनके पास था ही नहीं। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 6 जजों ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ यह फैसला दिया है, यानी उनके टैरिफ के फैसले का विरोध किया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जजों को खुद ट्रंप ने ही अपने पिछले कार्यकाल में नियुक्त किया था। अमेरिका ने अब तक दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाकर 18 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका इन देशों को यह सारा पैसा वापस करेगा? अगर भविष्य में ट्रंप टैरिफ लगाना चाहें तो उन्हें किसी दूसरे कानून का सहारा लेना पड़ेगा या फिर उन्हें इसके लिए यूएस कांग्रेस से इस फैसले को अप्रूव कराना पड़ेगा। असल में ट्रंप इस पूरे प्रस्ताव को यूएस कांग्रेस में अप्रूव कराने के लिए नहीं लेकर गए और उन्होंने अपनी इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस फैसले को लागू कर दिया। होना यह चाहिए था कि यह प्रस्ताव यूएस कांग्रेस में जाता और यूएस कांग्रेस जब इस प्रस्ताव को पास कर देता तब सरकार यह फैसला ले सकती थी। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी देशों पर यह टैरिफ लगाया है, भारत पर जो टैरिफ लगाया है या और जो दूसरे देशों पर टैरिफ लगाया है, ये टैरिफ अब इसके बाद से अवैध माना जाएगा, ये इलीगल टैरिफ है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने अपने फैसले में लिखा कि इस फैसले का अमेरिका की ट्रेजरी पर
बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया की कई प्राइवेट कंपनियों ने अमेरिका की सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और मांग की है कि अब तक जो टैरिफ उन्होंने दिया है वो उन्हें वापस मिले। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अमेरिका की सरकार को मानना पड़ा, जो कि मानना ही पड़ेगा, तो इसके बाद से ये जो टैरिफ लगाने का फैसला था, जो भारत पर उन्होंने पहले टैरिफ लगाया, पहले 25% का टैरिफ लगाया, फिर 25% और लगा दिए, ये 50% का टैरिफ इतने दिनों तक भारत पर रहा, और फिर अब जो नया समझौता भारत के साथ किया है 18% टैरिफ का, ये सारे समझौते अब निरस्त हो सकते हैं और बहुत सारे देश अब इन्हें चैलेंज करेंगे। इसलिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही संविधान की अलग अलग धाराओं में फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप सोचते थे कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वहां पर वो आजीवन जज रहते हैं, वो रिटायर नहीं होते। और यही बात को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में बहुत सारे जजेस की नियुक्ति की थी जो कि ट्रंप के समर्थक माने जाते हैं, जो कि राइट विंग समर्थक वहां के होते हैं, और उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो ट्रंप के पक्ष में फैसला देंगे। ये वही जज हैं, लेकिन इस फैसले पर उन जजों ने भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ अपना ये फैसला सुनाया है, और इस समय की ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अब आपको भारत और अमेरिका के बीच एआई के क्षेत्र में हुए एक ग्लोबल गठबंधन के बारे में बताते हैं, जो कि आपके लिए भी जानना जरूरी है। आज एआई इंपैक्ट समिट में भारत ने अमेरिका के साथ औपचारिक रूप से पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो शब्द है पैक्स सिलिका, जो आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, ये आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। ये भारत के हित के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है, और इसका सीधा फायदा हमारी एआई क्रांति को होगा और हमारे देश को भी होगा। अब आपको बताते हैं कि ये जो पैक्स सिलिका है, जिसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर पीछे लिखा हुआ, ये क्या होता है। तो पैक्स एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है शांति और स्थिरता, और सिलिका का मतलब है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इससे आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल बनता है। दिसंबर 2025 में अमेरिका के नेतृत्व में यह अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना था, जिसमें ब्रिटेन, जापान और इजराइल सहित दुनिया के 11 प्रमुख देश शामिल हैं, जिनमें भारत भी है। इसका मकसद रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन के एकाधिकार और उसकी ब्लैकमेलिंग को खत्म करना, और कुछ भरोसेमंद देशों के साथ मिलकर एआई और सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए एक सुरक्षित सप्लाई चेन क्रिएट करना है। आज इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के बाद भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि पैक्स सिलिका 21वीं सदी में दुनिया की अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। और भारत के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस गठबंधन में शामिल होना भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। What an honor to stand before all of you here today, here in New Delhi, at this historic moment as we welcome India into Pax Silica. Pax Silica will be a group of nations that believe technology should empower free people and free markets. India's entry into Pax Silica isn't just symbolic, it's strategic, it's essential. India is a nation with deep talent, deep enough to rival challengers. India's engineering depth offers critical capabilities for this vital coalition. In addition to talent, India has made important strides towards critical mineral processing capacity, and that's something that we're fully engaged on also. Policies that will reinforce US-India tech cooperation will power AI innovation and adoption for years to come. We can share trusted AI technology with the world, and especially with partners like India. यूएस के साथ और यूएस के साथ और भी कई जुड़े हुए देशों के साथ मिलकर भारत पैक्स सिलिका यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू चेन का हिस्सा बना है, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा। जिस तरह से ऑलरेडी 10 प्लांट भारत में स्थापित होने की प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। उस कड़ी में भारत में सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन, चिप डिज़ाइन आज
सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में डिज़ाइन हो रही है। कंप्लीट इकोसिस्टम भारत में आ रहा है। उसी के लिए पैक्ड सिलिका की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। ये भारत की बड़ी उपलब्धि इसलिए मानी जाएगी क्योंकि अब भारत एआई, सेमीकंडक्टर चिप्स और क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में दुनिया भर के लिए नियम बनाने वाले देशों में शामिल हो गया है। इससे भारत को आसानी से अंतर्राष्ट्रीय निवेश और टेक पार्टनर्स मिलेंगे। डेटा सेंटर्स और एआई रिसर्च में पश्चिमी देशों का ज्यादा सहयोग मिलेगा और सबसे बड़ी बात, अब चीन पर भारत की निर्भरता और कम हो जाएगी। रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में चीन पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। चीन के पास 4 करोड़ 40 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील, जिसके पास 2 करोड़ 10 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। 69 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ भारत तीसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में, और अमेरिका के पास सिर्फ 19 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और वो 7वें स्थान पर है। इस समय इन मिनरल्स को लेकर दुनिया अलग अलग गुटों में बंट चुकी है और इसे एक हथियार की तरह आर्थिक क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और बड़ी बात यह कि दुनिया की लगभग 91% रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोसेस और रिफाइन करने की क्षमता इस समय अकेले चीन के पास है। यानी चीन इस क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है और रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार भले ही कई देशों में मौजूद हों, लेकिन चीन की मदद के बिना इन्हें इस्तेमाल करने लायक बनाना इन देशों के लिए लगभग नामुमकिन है। तो इसलिए बड़ी बात यह नहीं है कि आपके देश में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं या नहीं, अगर हैं भी तो हमारे पास इन्हें प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, हम इनका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे और वो टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ चीन के पास है, उस पर भी चीन का ही एक अधिकार है। इसलिए चीन पर निर्भरता कम करने और सेमीकंडक्टर्स और एआई हार्डवेयर की सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने के लिए पैक्स सिलिका गठबंधन बनाया गया है। अब भारत में एआई क्रांति का इकोसिस्टम तैयार होगा और भारत पहली बार ग्लोबल साउथ से आगे बढ़कर ग्लोबल टेक दिग्गजों में अपनी जगह बना रहा है। पिछले साल भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया था, जिसके तहत 34,000 करोड़ रुपए का निवेश करके अपने देश में ही क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए कई प्लांट्स, कई फैक्ट्रियां शुरू करने की प्लानिंग है। आज एआई, सेमीकंडक्टर चिप्स और क्रिटिकल मिनरल्स पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले सबसे ताकतवर हथियार बन गए हैं। जिनके पास ये टेक्नोलॉजी होगी, जिनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स होंगे, उन्हें प्रोसेस करने की क्षमता होगी, सेमीकंडक्टर चिप्स होंगे और जिनके पास अपना खुद का सॉवरेन एआई होगा, वही देश आगे चलकर अब महाशक्ति बन पाएंगे, सुपर पावर बन पाएंगे। आपको याद होगा, इससे पिछला जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था दुनिया में, वो हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिकरण जब दुनिया का हुआ था, जब पहली बार दुनिया में मशीनें आई थी। और जिन देशों के पास ये मशीनें पहले आईं, जिन देशों के पास टेक्नोलॉजी आई, वो देश हमेशा के लिए बाकी देशों से आगे निकल गए। और इसीलिए पश्चिमी देश, अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश इतने अमीर हैं, इतने विकसित हैं, क्योंकि वो औद्योगिक क्रांति जब आई थी उसके सबसे बड़े लाभार्थी रहे। और इस क्रांति में भारत पीछे छूट गया था क्योंकि हमारे पास मशीनें नहीं थी। जिस जमाने में ये तमाम देश मशीनों से काम करते थे, तब हमारे देश में लोग तब भी अपने हाथों से ही काम कर रहे थे। वहाँ पर मशीनों से कपड़े बनाए जा रहे थे और हमारे देश में तब भी हाथों से ही लोग, जो हमारे बुनकर हैं, वो कपड़े बना रहे थे। लेकिन अब ये जो नई क्रांति आ रही है, इसमें भारत वो गलती नहीं करना चाहता जो उस समय की थी। पिछले कुछ समय से चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर अपने दबदबे का इस्तेमाल दूसरे देशों को ब्लैकमेल करने और उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए किया है। चीन में कुछ महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मिनरल्स को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए चीन की सरकार से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है और दुनिया में कोई देश तभी सही मायनों में संप्रभु हो सकता है जब उसकी अहम सप्लाई चेन सुरक्षित हो और वो रणनीतिक संसाधनों में खुद आत्मनिर्भर हो। आजकल एआई की बहुत बात चल रही है, सारी दुनिया एआई की बातें कर रही है। कोई कहता है कि एआई सबकी नौकरी ले लेगा, कोई ये कहता है कि आज के बाद, कुछ वर्षों के बाद इंसान का जीवन एआई क्रांति के बाद बिल्कुल बदल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आज के बाद काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दुनिया पूरी तरीके से बदल जाएगी। कुछ लोग एआई क्रांति को लेकर बहुत चिंता में भी हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा आज हमारे दिमाग में है और वो आपको भी सोचना होगा
कि दुनिया कैसे बदलेगी। बात यहाँ काम की नहीं है, एक और बहुत बड़ा पॉइंट है। इसलिए आज एआई क्रांति के बीच इस बहुत महत्वपूर्ण सवाल को आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे। और वो सवाल ये है कि क्या एआई की वजह से परिश्रम और बुद्धि की वैल्यू कम हो रही है या कम हो जाएगी? एआई मेहनत और बुद्धि की वैल्यू घटा रहा है, और क्या एआई अब कम बुद्धिमान और ज्यादा बुद्धिमान लोगों के बीच के अंतर को खत्म कर रहा है? हम जिस समाज में रहते हैं उसमें लोग दो श्रेणी में गिने जाते हैं। पहली श्रेणी है ज्यादा बुद्धिमान और कम बुद्धिमान, और दूसरी श्रेणी होती है कुछ लोग ज्यादा मेहनती होते हैं और कुछ लोग कम मेहनती होते हैं। आप लगभग अपने आसपास तमाम लोगों को इन्हीं दो श्रेणियों में रखते हैं कि ये कितना बुद्धिमान है और ये कितना मेहनती है। ये प्रकृति का नियम है कि जीवन की रेस में आमतौर पर ज्यादा बुद्धिमान लोग आगे निकलते हैं और कम बुद्धिमान लोग पीछे रह जाते हैं। ज्यादा परिश्रम करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है और कम परिश्रम करने वाला आलसी व्यक्ति पीछे छूट जाता है। यही असमानता समाज को भी आगे बढ़ाती है और समाज में संतुलन भी बनाए रखती है। आप जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, उसके बाद जब आपने नौकरी करनी शुरू किया, जहां भी आप काम करते हैं, शुरुआत से ही हमारे स्कूल में भी हमें ये बताया जाता था कि हमारी क्लास में, हमारे स्कूल में कुछ बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं और कुछ बच्चे कम बुद्धिमान हैं, कुछ बच्चे बहुत परिश्रमी हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल मेहनत नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते। और ये सिलसिला आगे तक चलता रहता है। जब नौकरी करते हैं वहाँ भी ऐसे लोग होते हैं, कुछ बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, कुछ कम बुद्धिमान, और कुछ बहुत परिश्रमी और कुछ कामचोर होते हैं। और उसी हिसाब से जीवन में उन्हें अचीवमेंट्स मिलती हैं। इसलिए माता पिता हमेशा अपने बच्चों को मेहनत और पढ़ाई करने की सलाह देते रहते हैं, आपको भी देते होंगे। लेकिन एआई के रूप में दुनिया में अब एक ऐसा अलादीन का चिराग आ गया है जो कुछ ही मिनटों में आपको दुनिया भर की बुद्धि उधार दे सकता है और एक औसत सोच को भी कई गुना बढ़ा सकता है। यानी अब एक औसत बुद्धि वाला व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आर्टिकल लिख सकता है, कोडिंग कर सकता है, शानदार बिजनेस प्लान बना सकता है और मुश्किल से मुश्किल लीगल ड्राफ्टिंग जैसे जटिल काम कर सकता है। कोई भी व्यक्ति एआई का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है। पहले इन सभी कामों को करने के लिए बहुत बुद्धि, बहुत परिश्रम, बहुत पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता होती थी और ये बुद्धि कई वर्षों की लगातार पढ़ाई, अनुभव और मेहनत से आती थी। लेकिन एआई के आने के बाद अब अनुभव का क्या होगा, परिश्रम का क्या होगा और बुद्धि का क्या होगा? एआई की वजह से कम मेहनत करने वाले और ज्यादा मेहनत करने वाले दोनों ही बराबर होते दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो ये सुनकर ऐसा लगता है कि ये सब कुछ लोकतांत्रिक है और अब हर किसी को बराबर का मौका मिलेगा, लेकिन असली खतरा यहीं से शुरू होता है। एआई की मदद से औसत बुद्धि वाले किसी व्यक्ति को जब तेजी से सफलता मिलने लगेगी तो ऐसे लोगों को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, बड़े पद मिल सकते हैं, बड़ी ताकतें मिल सकती हैं और इससे देश और समाज को एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास किसी समस्या के समाधान का कोई अनुभव नहीं होगा। वो मेहनत करके बड़े पदों पर नहीं पहुंचे हैं, बल्कि उन्होंने सफलता के लिए एआई का शॉर्टकट अपनाया है। इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां कम समझ वाले व्यक्ति को जब ज्यादा ताकत मिली तो उसने समाज या देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। और अब तो एआई इस खतरे को व्यक्तिगत स्तर तक लेकर आ गया है। यानी अब हर व्यक्ति के हाथ में मीडिया की ताकत है, विशेषज्ञों जैसी जानकारी उसके पास है और भरोसेमंद दिखने वाला उसके पास कंटेंट भी है, लेकिन हर व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता। आज रियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अंतर समझना बहुत जरूरी हो गया है और यह अंतर एआई की वजह से कम होता जा रहा है। रियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ जानकारी नहीं होता, इसमें नैतिकता शामिल है, इसमें अनुभव शामिल है, इसमें सही और गलत का अंतर शामिल है, इसमें जिम्मेदारी शामिल है, इसमें संवेदना और गलती से सीखने की क्षमता शामिल है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ डेटा जोड़ता है, सिर्फ डेटा पर काम करता है, उसके आधार पर संभावनाओं को बताता है और आपको सलाह देता है। वो दर्द महसूस नहीं कर सकता, उसमें अपराध बोध नहीं होता, वो जिम्मेदारी नहीं उठाता। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या रियल इंटेलिजेंस बचेगी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे भी खत्म कर देगी।
इसका जवाब है कि भविष्य में फिर से दो प्रकार के लोग होंगे। पहले वो लोग होंगे जो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना हर काम करवाएंगे। वो तेजी से काम तो करेंगे, लेकिन उनका काम बहुत सतही होगा, उसमें गलती की संभावना ज़्यादा होगी और धीरे धीरे वो समय के साथ पिछड़ जाएंगे। और दूसरे वो लोग होंगे जिनके पास रियल इंटेलिजेंस होगी। वो एआई को कंट्रोल करेंगे, एआई से सवाल पूछेंगे, उसकी मदद से अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, लेकिन एआई पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं होंगे। वो एआई को अपने से आगे नहीं निकलने देंगे और ऐसे ही लोग आगे बढ़ेंगे और असली शक्ति दुनिया की तब भी उन्हीं के पास होगी। इसलिए जो लोग वाकई में बुद्धिमान हैं, जो लोग वाकई में अनुभवी हैं और जो लोग बहुत परिश्रम से आगे बढ़े हैं, परिश्रमी भी हैं, उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पद को, उनकी जगह को, उनकी नौकरी को, उनकी हिस्सेदारी को किसी भी प्रकार का एआई कभी नहीं छीन पाएगा। एआई समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी भारत आए थे और अब 48 वर्ष के मैक्रों के भारत दौरे की बहुत चर्चा हो रही है। उन्होंने 3 दिनों की यात्रा में अपने खास अंदाज से हर भारतीय का दिल जीत लिया। मैक्रों की गिनती दुनिया के सबसे युवा और ताकतवर नेताओं में होती है, लेकिन भारत में वो जिस तरह से अपना प्रोटोकॉल तोड़कर आम लोगों से मिले, यहाँ की संस्कृति को समझने की कोशिश की, वो कूटनीति और केमिस्ट्री की एक मास्टर क्लास है, जिससे दुनिया भर के नेता काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई विदेशी मेहमान भारत आता है तो आमतौर पर वो सीधे अपने होटल चले जाते हैं और फिर बहुत उनका कड़ा प्रोटोकॉल होता है, मीटिंग्स होती हैं, डिनर्स का आयोजन होता है और फिर वो वहीं से वापस चले जाते हैं। लेकिन मैक्रों ने अलग रास्ता चुना। मुंबई में वो सुबह सुबह खुली सड़क पर जॉगिंग के लिए निकल पड़े। कहते हैं अगर आपको किसी देश को समझना है तो उसकी सड़कों पर निकल जाइए, वहाँ के लोगों से मिलिए, उनसे बातें कीजिए, और मैक्रों ने बिल्कुल यही किया। वो सड़कों पर दौड़ते हुए भारत को महसूस कर रहे थे, भारत से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। और वो किसी साधारण देश के राष्ट्रपति नहीं, वो उस फ्रांस के राष्ट्रपति हैं जो यूरोप की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। और एक ताकतवर नेता जब भीड़ के बीच जाता है तो वो सिर्फ लोकप्रियता नहीं दिखाता, वो उस नेता का आत्मविश्वास भी दिखाता है। मुंबई में दिन भर की मुलाकात के बाद वो रात में मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मुंबई के बाद जब दिल्ली पहुंचे तो यहाँ भी उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकाला और बंगला साहिब गुरुद्वारा चले गए। आप उनकी तस्वीरें देखिए, जहाँ उन्होंने किसी राष्ट्राध्यक्ष की तरह नहीं बल्कि एक आम श्रद्धालु की तरह सिर पर रुमाल रखकर भारत की आध्यात्मिक ताकत को समझा। वो ये जानते थे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत की असली ताकत यहाँ की जनता है, यहाँ की विविधता है और यहाँ का अध्यात्म है। अब आप उनकी कुछ तस्वीरें देखिए। अब आपको नॉर्थ कोरिया लेकर चलते हैं। बहुत भव्य तस्वीरें नॉर्थ कोरिया से आई हैं, क्योंकि वहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने आज दुनिया के सामने परमाणु हमला करने वाली अपनी मिसाइल्स का प्रदर्शन किया है। कल यानी 19 फरवरी को किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में 50 बड़े बड़े सैन्य ट्रक्स दुनिया को दिखाए, जिसमें हर ट्रक पर 5 न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात थी। ये मिसाइल्स परमाणु हमला कर सकती हैं और किम जोंग उन खुद एक ऐसे ही ट्रक में बैठकर वहां पर पहुंचे। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्हें मिसाइल लॉन्च व्हीकल्स कहते हैं। किम जोंग उन काले रंग की एक लेदर जैकेट पहनकर वहां पर पहुंचे और तब वहां पर मौजूद लोगों ने झंडे लहराकर, तालियां बजाकर उनका जबरदस्त स्वागत किया। सबसे पहले आप यही तस्वीरें देखिए।
इस वीडियो में एक खास बात है, किम जोंग उन का स्वागत करने के लिए जो लोग वहां पर पहुंचे थे वो एक साथ ताली बजा रहे थे और एक साथ ही झंडे भी लहरा रहे थे। ये बताता है कि अनुशासन के मामले में नॉर्थ कोरिया बहुत सख्त है और किम जोंग उन ने यह भी कहा कि उनकी ये परमाणु मिसाइल्स दुश्मनों से सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है। हालांकि उन्होंने अपने सबसे बड़े दो प्रतिद्वंदी देश अमेरिका और साउथ कोरिया का नाम नहीं लिया। नॉर्थ कोरिया के मुताबिक AI टेक्नोलॉजी से लैस इस मिसाइल सिस्टम की रेंज में पूरा दक्षिण कोरिया आता है। वर्ष 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच आखिरी युद्ध हुआ था और वर्ष 1953 से दोनों देशों के बीच ये युद्ध विराम लागू है, लेकिन आज भी इन दोनों देशों के बीच पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। इस शक्ति प्रदर्शन के बाद किम जोंग उन अपनी पार्टी की बैठक में पहुंचे और काले रंग की एक शानदार कार से उतरकर काले रंग के सूट में किम जोंग उन सीधे उस हॉल में पहुंचे जहां उनके पिता और दादा की बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थीं और वहां उन्होंने अपने पूर्वजों का अभिवादन किया। इसके बाद जैसे ही वो बैठक में पहुंचे तो तालियों की गड़गड़ाहट से ये विशाल हॉल गूंज उठा। वहां मौजूद सैकड़ों लोग एक साथ खड़े हुए और फिर एक खास अंदाज में वो तालियां बजाने लगे। नॉर्थ कोरिया में ये बैठक हर 5 वर्ष में एक बार होती है, जिसमें देश की उपलब्धियों और भविष्य की नीतियों पर चर्चा होती है और इस बैठक का नाम है वर्कर्स पार्टी कांग्रेस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसी बैठक में शायद किम जोंग उन अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर सकते हैं। क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि यह अनिश्चितताओं का खेल है और इस बार के T20 वर्ल्ड कप के लीग मैचों में ये एक बार फिर से सच साबित हो गया। जिन टीमों को बहुत कमज़ोर माना जाता था, जिन टीमों को ये कहा जाता था कि ये तो बहुत कमज़ोर हैं या फिर बिल्कुल नई टीमें हैं जिन्हें कोई अनुभव नहीं है, उन्हीं टीमों से जीतने के लिए बड़ी बड़ी ताकतवर टीमों को इस बार बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को जिम्बाब्वे से हार का सामना करना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे की टीम से 13 फरवरी को हार गई और यही वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर है। इस हार के बाद 6 बार ODI वर्ल्ड कप और 1 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। कल से सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं और कल ही ऑस्ट्रेलिया अपने देश वापस लौट जाएगा। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम शुरुआत में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई और वो भी जिम्बाब्वे से हारकर। जिम्बाब्वे ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को ही नहीं, 19 फरवरी को श्रीलंका को भी हरा दिया था। और सबसे बड़ी बात यह कि ग्रुप बी की 5 टीमों में जिम्बाब्वे टॉप पर है और इससे पहले जिम्बाब्वे की टीम को बड़ा कमजोर माना जा रहा था, लेकिन वो अपने ग्रुप में टॉप पर है, नंबर 1 पर है। दूसरे स्थान पर वर्ष 2014 की T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम श्रीलंका है और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है जो वर्ष 2021 में T20 वर्ल्ड कप चैंपियन था। ये वर्ल्ड कप 7 फरवरी को शुरू हुआ और पहले ही मैच में द नेदरलैंड्स ने पाकिस्तान जो है उससे पाकिस्तान हारते हारते बचा, जबकि पाकिस्तान ने अपना पहला वर्ल्ड कप मैच वर्ष 1975 में खेला था और नेदरलैंड्स ने 1996 में। टीम इंडिया ने अपना पहला मैच अमेरिका के खिलाफ खेला और इस मैच को जीतने के लिए भारतीय टीम को बहुत संघर्ष करना पड़ा। अमेरिका के बॉलर्स ने टीम इंडिया के 5 टॉप ऑर्डर के बैटर्स को सिर्फ 72 रनों पर आउट कर दिया, जबकि भारत 1975 से वर्ल्ड कप के मैच खेल रहा है और इसके 49 वर्ष बाद अमेरिका ने अपना पहला वर्ल्ड कप मैच 2024 में खेला। T20 क्रिकेट में भारत की वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 है, जबकि अमेरिका की 18वीं। इस वर्ल्ड कप की शुरुआत से ही एक बात साफ हो गई कि ऊंची रैंकिंग वाली बड़ी बड़ी ताकतवर टीमें भी अब सुरक्षित नहीं हैं।
इंग्लैंड में क्रिकेट का जन्म हुआ था और वो लगभग 400 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा है। इसके बावजूद 8 फरवरी को इंग्लैंड की टीम नेपाल जैसी कमजोर माने जाने वाली टीम से हारते हारते बची। 11 फरवरी को इस वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक मुकाबला साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच हुआ। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका के सामने एक कमजोर टीम मानी जाती है, लेकिन अफगानिस्तान ने पहले मैच को टाई किया और फिर पहला सुपर ओवर भी टाई हो गया और दूसरे सुपर ओवर में कहीं जाकर साउथ अफ्रीका बड़ी मुश्किल से जीत पाई। तो इस बार का जो वर्ल्ड कप है लगता है कि बहुत ही रोमांचक रहेगा। इससे पहले हम इन नई टीमों को कमजोर सोचकर, अनुभवहीन सोचकर इन्हें डिस्काउंट दे दिया करते थे कि इनके बारे में क्या बात करनी, ये ज़्यादा रोमांचक मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बार हर मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है, चाहे टीम छोटी हो या बड़ी। आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़िंदगी में तब तक मेहनत कीजिए जब तक आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ ना बन जाए। नमस्कार।